नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद से अपोजिशन ने पीटीआई हुकूमत को आप देख रहे होंगे कि शदीद तनकीद का निशाना बनाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी कहते हैं कि चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि ये बदनीयती भी है। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद काकान अब्बासी साहब ने कहा है कि जी आज 3 साल में इस हुकूमत की जो करप्शन के चर्चे हैं वो अब मीडिया पर हैं मगर चेयरमैन नैब को नज़र नहीं आते हैं। और मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं का ये भी कहना था कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये काला कानून है, मसाइल की जो बुनियादी वजह है वो नैब कानून और उसका चेयरमैन है। ऐसे शख्स को तौसीह दी जा रही है जो पाकिस्तान और एहतसाब नहीं बल्कि इमरान खान के लिए नौकरी करता है। अच्छा नाज़रीन, अगर हम तरमीमी ऑर्डिनेंस की बात करें तो इसके मुताबिक सदर ममलिकत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद चेयरमैन नैब तैनात करेंगे। तहम सदर ममलिकत इत्तफाक़ राय ना होने पर चेयरमैन नैब का मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। अच्छा, पार्लिमानी कमेटी में 12 अरकान शामिल होंगे जिनका काम इत्तफाक़ राय पैदा करना होगा और ऑर्डिनेंस के मुताबिक नए चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी, जबकि 4 साल मुकम्मल होने पर चेयरमैन नैब को अगले 4 साल भी तैनात किया जा सकेगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनकी जो अक्सर तरामीम है इसी ऑर्डिनेंस का हिस्सा है। उनका कहना था कि किसी को एतराज़ है तो वो पार्लियामेंट में ले आए, क्या कहेंगे आप? देखिए डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पे तो हमें इस्लाहात ज़रूर करनी चाहिए। हर लॉ में अमेंडमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, वो की जानी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि अगर ये मेलाफाइडी हो, यानी आप एक चेयरमैन पिछले इतने अरसे से है और आप जब आपके ज़हन में ये है कि हमने इसका टेन्योर एक्सटेंड करना है तो आपने ना नेगोशिएशन की ना को हल तलाश किया और फिर ये बहाना बनाया कि अभी डेडलॉक चूंकि हो रहा है तो इसलिए हम एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये कहते हैं कि ये कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली नॉन एक्सटेंडेबल है। और फिर आप डॉक्टर साहब देखें कि इनका जो आगे ये बता रहे हैं, जो आपने भी अभी बताया कि जी पार्लियामेंट अगर दोनों एग्री ना किए तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट फिर उसको पार्लियामेंट के अंदर भेजेगा और वहाँ 6 मेंबर होंगे। अगर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन एग्री नहीं करते तो पार्लियामेंट के अंदर भी वो 6 पार्टियां अपोजिशन के 6 मेंबर और 6 मेंबर हुकूमत के नहीं एग्री करेंगे। और अगर ऐसे होता है तो फिर क्या होगा? आपका ये ऑर्डिनेंस जो है इसके ऊपर साइलेंट है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के ऊपर आपके आइन का आर्टिकल 213 और 215 है। 215 कहता है 5 साल के बाद वो चेंज होगा और जब चूंकि वो एक्सटेंडेबल नहीं था तो इसलिए हुआ ये कि जब पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हुए तो कोई भी नहीं था और टोटल इलेक्शन कमीशन जो है वो मफलूज होकर रह गया। और इसके लिए मैंने अमेंडमेंट एक प्रपोज की थी जो फिर प्रोसेस में थी, तो मैं चला आया कि जी आपको ये कहना होगा कि इतने टाइम में ये करें। अभी ये बिल्कुल ओपन इन्होंने छोड़ा है और दैट वुड मीन कि जितनी मर्जी है। अभी ये कोई नहीं कहा कि 3 महीनों के अंदर अंदर इसका फैसला होना चाहिए। अदरवाइज चूंकि इनकी पर्पस यही है कि प्रेजेंट जो चेयरमैन नैब है चूंकि वो उनकी ट्यून पे खेलते रहे हैं और बहुत सारी अभी बारी इनकी आ गई है, बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं तो बहुत सी छूट दी गई है और आगे की है। देखिए, इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप यही चीजें जो ऑर्डिनेंस में लेके आए हो, पार्लियामेंट मौजूद है, आप अंदर डिस्कस करें और कंसेंसस से कानून लेके आए जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। आपने वो तो किया नहीं, ऑर्डिनेंस लैप हो जाएगा 90 डेज के बाद, तो उसके बाद फिर आपका वो डेडलॉक होगा और फिर आप उसकी तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कि ये हुकूमत जो है इनका अनफॉर्चुनेटली वे ऑफ वर्किंग एब्सोल्युटली फॉल्टी है और वो अपोजिशन को जो कि इलेक्टेड लोग हैं और जिन्होंने वोट लिए हैं, जिनकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको सिफर से ज़रब दे रहे हैं कि हम तो लीडर ऑफ द अपोजिशन से कंसल्ट नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट कर लेगा। भाई प्रेसिडेंट फिर क्यों करेगा? अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन आप समझते हैं कि आपकी निगाहों में अभी वो मुजरम बन गया है, वो कन्विक्ट हो गया है, तो वो कन्विक्ट तो नहीं हुआ। इंक्वायरियां तो आपके बहुत से मिनिस्टरों के खिलाफ हैं, आपके ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस है, बहुत सी चीजें हैं जो नैब की परव्यू में आ सकती है। तो जब तक कि कोई बंदा कन्विक्ट नहीं होता, कन्विक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये सारी जग अनसाई है। अच्छा, जी
ठीक है जी जी सही है, आपको लगता है सारी जगह सही है, ठीक है। अब्दुल क़य्यूम साहब, आप लोगों के पास एक अदालत में जाने का रास्ता तो है ना, लेकिन राना ज़नाला साहब ये फरमा रहे थे कि जी नवाज लीग के इजलास में जो नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने पर पार्टी में इख्तलाफ है, तो मुस्लिम लीग नून इस मामले पर भी तकसीम नजर आ रही है। मुस्लिम नून में अब यहाँ पे भी आप लोग एक पेज पर नहीं है। नहीं, देखिए ये तकसीम नहीं होगी। आई हैव नॉट हर्ड राना साहब ने क्या कहा, लेकिन मेरे ख्याल में कि हमारे लीगल माइंड्स हैं वो बैठ के तो वो पूरा डिस्कशन करेंगे कि हम इस पे क्या करें। यानी कुछ लोगों की अपनी राय तो कुछ की अपनी राय, वही वाली बात कि फलां की जाती राय, लेकिन पार्टी ने जब डिसीजन कोई लेना होता है अब्दुल क़य्यूम से, मुझे तो आज तक ये चीज़ समझ नहीं आती कि फलां की राय मतलब मैक्सिमम लोग अगर एक पेज पर होते हैं तो वो राय फिर सामने आ जाती है, लेकिन जो इख्तलाफात सामने आ गए पार्टी के अंदर, उसकी वजह फिर क्या होती है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे एक फैसला होगा, बावजूद के किसी का अपनी राय है कि इसको ना चैलेंज किया जाए और कुछ कहीं चैलेंज करें, लेकिन जब फिर पार्टी की आदत प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब, तो वो सारे मिलके और नवाज शरीफ साहब की मंशा के साथ आगे चलेंगे, तो वो फिर देखेंगे कि क्या करना है। वो पार्टी एक पोजीशन लेगी, बिकॉज पार्टी के कुछ लोगों का ये व्यू है ना कि ये सिर्फ अपनी यानी NRO अपने मिनिस्टरों को और अपने लोगों को दे रहे हैं, और बहुत से लोगों को इस परव्यू से निकाल रहे हैं जिनका फिर आगे कोई हल नहीं। मैं तो आइडियली पर्सनली समझता हूँ कि अगर आप अपनी जुडिशियल रिफॉर्म्स इफेक्टिव करें, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम इनबिल्ट हो, आपकी देखें आपकी एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, आपकी बैंकिंग कोर्ट्स हैं, लेबर कोर्ट्स हैं, एंटी करप्शन कोर्ट्स हैं, आप उनको सिफर से ज़रब दिया हुआ है, और नैब पे आप आए हुए हैं, चूंकि नैब के इस चेयरमैन ने आपके बंदों को नहीं पूछा और हुकूमत को रगड़ा दिया, और अभी भी आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ 6 महीनों के अंदर हो जाएगा, 25 साल कैद हो जाएगी। इनको पहले ही पता है, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन कह रहे थे। तो ये मतलब है कि ये माहौल इंटरनल कानून साजी के लिए, बिल्कुल मैं ये कहता हूँ इसमें अच्छी बातें हैं कुछ, मसलन ये कि इन्होंने कहा कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल है वो उससे कंसल्ट किए बगैर नैब का चेयरमैन किसी को अरेस्ट नहीं कर सकेगा या केस नहीं इनिशिएट हो जाएगा, और भी कई चीजें हैं जो शायद बेटर हो, लेकिन इन चीजों को आप पार्लियामेंट में डिस्कस करने से क्यों हेजिटेंट है? ये तो पोस्टेरिटी के लिए है, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए है। इट शुड बी ओरिएंटेड कि हम एंटी करप्शन के जो प्रोसेस है उसको आगे कैसे करें। इसमें कोई जिक्र नहीं है कि जो नैब का जो एक्चुअल मुकासद में फर्स्ट है वो है कि आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर आपका सेमिनार्स हो और आप उसकी एंडेवर करें ताकि करप्शन की तरफ नहीं है, और अवेयरनेस क्रिएट करें। वो तो इन्होंने कभी नहीं की, ये तो बंदे को पकड़ते हैं और वो भी, और अभी अगर नैब के चेयरमैन को ये एक्सटेंड करते जाते हैं तो वो तो ओब्लाइज्ड होगा, अगला भी चेयरमैन आएगा तो वो कहेगा कि अगर लीडर ऑफ द हाउस एग्री ना किया या अपोजिशन तो मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो वो गवर्नमेंट को खुश करेगा। अदरवाइज तो उनको पता है ना कि 4 साल का टाइम है, ये 5 साल को खत्म है। अच्छा, तो आई थिंक गवर्नमेंट ने पर्पसली डिले किया। जिस आपने टाइम की बात की, इतने साल का टाइम है। अब एक सवाल पीटीआई हुकूमत का मेरे ख्याल से बड़ा जायज़ है कि जी जब आपकी हुकूमत थी, आपके पास वक्त था, हुकूमत आपकी थी, आप लोगों के पास पार्लियामेंट में अक्सरियत थी, तब आप लोगों ने क्यों नहीं नैब के कवानीन में तरमीम की? क्या वजह थी जो नहीं की गई? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप, हमारी हुकूमत का यही व्यू पॉइंट था कि कोई भी जो दूररस चेंज आप करते हैं कवानीन में जो पूरे मुल्क को अफेक्ट करती है, उसमें कंसेंसस होना लाजमी है। इसके ऊपर भी कंसेंसस क्रिएट किया जा रहा था। फिर अगर आपने आइन की अमेंडमेंट करनी है तो 2/3 मेजॉरिटी का होना जरूरी है। आप ये देखें, ऑर्डिनेंस तो 90 दिन के बाद लैप्स कर जाता है, फिर आप उसे एक्सटेंड करें जो मर्जी करते रहें। कानून बनाने के लिए आपको पार्लियामेंट में जाना होता है। उस सूरत में हमारे कुछ इख्तलाफात थे, कुछ पीपल पार्टी के साथ, कुछ उस, बट आई क्वाइट एग्री विद यू कि ये कोई बहाना नहीं है। आई थिंक जो पहली हुकूमतें हैं उनको अगर ये पता हो कि ये नैब की वजह से बिजनेस कम्युनिटी को भी प्रेशराइज किया गया है, ब्यूरोक्रेट्स को भी प्रेशराइज किया गया है, बहुत से लोगों ने गलत चीजें की हैं। अभी ये कहते हैं ना हमने इतने पैसे रिकवर किए हैं, ये नहीं बताते कि हमने, ये कहते हैं 3 सालों में 538 मिलियन रुपीस लिए हैं। आपके ऊपर खर्च कितना हुआ है, नंबर 1, और आपने कितने पैसे पॉलिटिशियंस जिनको सबसे ज्यादा रगड़ा दिया उनसे आपने रिकवर किए, और आपको मतलब है कि आपने तो नैब वो जो ब्रॉडशीट का केस था उसमें कितने आपने पैसे दिए, वो इससे नफी करके बताएं ना कि इससे तो ज्यादा आपने वो आपने उधर दे दिए थे। तो मेरा मतलब है कि ये सिर्फ जस्टिफाई, आई थिंक
कि मैं अगर नैब के चेयरमैन की जगह होता, जस्टिस साहब की जगह, तो मैं ऑटोमेटिकली खुद रिजाइन कर कि जी ये मुझे नहीं एक्सेप्टेबल, आप जो भी है आप अपना नया बंदा चुने जो कि फ्रेश सोच के साथ आए। और मेरे ऊपर अगर अपोजिशन को भी इतराज है तो सारी मेरा टेन्योर खत्म है, आई वुड लाइक टू डू समथिंग एल्स और किसी और को बुलाएं। अच्छा, मैं लाइटर नोट पे बात करना चाहूँगी अब्दुल क़य्यूम साहब, अक्सर इस तरह के मामलात में कहा जाता है कि अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं खुद ये कर देता, लेकिन जब उनकी जगह पे कोई होता है तो फिर अपनी अपनी जगह पे बैठ के कोई भी नहीं जाना चाह रहा होता, ऐसा है ना? ये मैं लाइटर नोट पे आपका कमेंट चाहूँगी, फिर आगे चलते हैं। ये बताऊँ, देखिए मैं डॉक्टर साहब स्टील मिल का चेयरमैन था और जब मैंने देखा कि उसकी प्राइवेटाइजेशन के अंदर गड़बड़ है तो मैंने लिख के भेजा प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम, और वो मेरा लेटर सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुआ कि आई एम सॉरी, आई कांट कंटिन्यू अगर आपने इस तरह इसको बुलडोज करना है, क्योंकि ये और यही बात फिर फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट ने कही कि दिस प्राइवेटाइजेशन वाज बीइंग डन एन इनडिसेंट हेस्ट एंड देयर आर एरर्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। तो आई वाज विंडिकेटेड, मैं उधर छोड़ दिया। मैं 3 साल प्राइम मिनिस्टर हाउस में मिलिट्री सेक्रेटरी था। आफ्टर 3 years आई रिक्वेस्टेड प्राइम मिनिस्टर को मुझे फ्री कर दें, क्योंकि बंदा लंबा रहे तो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। एंड उसके अंदर उस वक्त की चीफ आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर अहमद इज विटनेस टू दिस कि मैं फारग होकर चला गया। देखिए ये समझने की बात है, ये ओहदे वक्त कल हम थे, आज हम रिटायर्ड हैं, ये लोग भी कल रिटायर्ड होंगे। तो मेरा ख्याल में हमें पोस्टेरिटी के लिए वो काम करने चाहिए जो तारीख में याद रखे जाएं। ये जो एक्शन ये वेस्ट में कर रहे हैं बुलडोज करके मेलाफाइडी के साथ, आई थिंक ये दिस विल नॉट लिव लॉन्ग। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम साहब आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।